1905 में जब आइंस्टाइन ने पहली बार अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया तो दुनिया को पहली बार पता चला कि टाइम और स्पीड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है तो वक्त उसके लिए बहुत स्लो हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट की स्पीड कायनात की सबसे तेज तरीन स्पीड है। इसकी स्पीड पर टाइम स्लो हो जाता है। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप लाइट की स्पीड से कायनात का चक्कर लगाते हैं तब भी आपकी उम्र में 1 सेकंड का इजाफा नहीं होगा। आपकी उम्र वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन इस स्पीड पर सिर्फ लाइट ही ट्रेवल कर सकती है। दूसरी कोई भी चीज जिसका थोड़ा सा भी वजन है वो कभी भी इस स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकेगी। उसे इतनी स्पीड के लिए अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट के मुताबिक जिस चीज का कोई मास नहीं होता उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से वो इस स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। किसी दूसरी चीज के लिए ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं। इतनी स्पीड पर एक इंसान तब ही सफर कर सकेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफर किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर वापस आए तो आपका बिस्तर ऐसे था जैसे आपको गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। यानी अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का और अर्श का सफर किया और जमीन पर कुछ ही टाइम गुजरा था। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसके बारे में हम तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। टाइम डायलेशन का असली इफेक्ट आपको लाइट की 80% स्पीड पर ही देखने को मिल जाता है। एक सियारा जो जमीन से 40 लाइट ईयर दूर है और आप लाइट की 80% स्पीड से ट्रेवल करके वहां जाते हो तो जमीन पर 50 साल गुजर जाएंगे, लेकिन लाइट की 80% स्पीड की वजह से आपकी शिप में सिर्फ 30 साल ही गुजरेंगे। अब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो और आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% हिस्से के बराबर हो जाती है, तब आपकी उम्र 30 साल बढ़ने की बजाय 5 साल 8 माह और 11 दिन ही बढ़ेगी। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के और करीब जाएंगे टाइम डायलेशन दिखाई देगा। इस चीज को एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, यानी लगातार 1g की एक्सेलरेशन से चल रहा है। इस हिसाब से हर सेकंड इसकी स्पीड 10 मीटर लगातार बढ़ रही है और अगर स्पेस में लगातार इसकी स्पीड ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% हिस्से के बराबर हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद 99.99% और अगर ये लगातार चलता रहा तो इसकी स्पीड 99.999% हो जाएगी। हकीकत में कोई भी फिजिकल चीज इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकती, लेकिन हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर चलने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की 100% स्पीड पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसके करीब पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट पर जो टाइम डायलेशन लगेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। 99.99% लाइट की स्पीड से उस सियारे पर जाने में आपकी उम्र 7 माह बढ़ेगी और 99.9999% पर आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बढ़ेगी, लेकिन जमीन पर 40 साल गुजर जाएंगे, जिसका मतलब है कि लाइट की स्पीड के जितना करीब आप पहुंचेंगे आपको उतना ही टाइम डायलेशन का इफेक्ट दिखाई देगा। हालांकि स्पेसशिप में बैठे हुए आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ 21 दिनों में आप ट्रैपिस्ट 1E पर पहुंचेंगे और सिर्फ 42 दिनों बाद आप जमीन पर वापस आ जाएंगे। आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर लैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 42 दिनों के सफर में जमीन पर 80 साल गुजर चुके हैं। जो दोस्त थे उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और आप अभी भी 30 साल के हो, जो बहुत हैरानकुन बात है। अभी जिस टाइम डायलेशन की मैंने बात की है वो स्पीड की वजह से था और इतनी स्पीड तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन ये तब भी पॉसिबल हो सकता है जब अल्लाह का हुक्म होगा। स्पीड के अलावा ग्रेविटी भी स्पेस टाइम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस चीज की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो चीज उतना ही स्पेस टाइम को बेंड करेगी और इसके पास टाइम डायलेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि किस ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा।
अगर बात करें सूरज की तो ये जमीन से 3 लाख गुना भारी है। जमीन से इतना ज्यादा भारी होने के बावजूद भी ग्रेविटी का इफेक्ट कम देखने को मिलता है। अगर आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के फार्मूला को सन पर यूज करें तो आपको टाइम डायलेशन कुछ खास महसूस नहीं होगा। यहाँ पर टाइम डायलेशन फैक्टर 0.999999795 निकलेगा। तो सूरज पर 59 मिनट 0.988 सेकंड ही गुजरेंगे, यानी 1 घंटे में आपको सिर्फ 0.012 सेकंड ही टाइम स्लो दिखाई देगा। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की तरफ जाएं तो यहाँ आपको टाइम डायलेशन बहुत क्लियर दिखाई देगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक 10 किलोमीटर बड़े न्यूट्रॉन स्टार का वजन सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा है और जमीन से 100 अरब गुना ज्यादा, जिसका साफ साफ मतलब है कि इतने भारी मास के साथ यहाँ पर टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इस तार पर 40 मिनट गुजारेंगे तो जमीन पर 1 घंटा गुजरेगा। जैसे जैसे हम और ज्यादा भारी चीजों की तरफ जाएंगे टाइम डायलेशन का इफेक्ट और ज्यादा दिखाई देगा। अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो स्टार इस लिमिट को पार कर जाएगा, यानी अगर उस स्टार का मास 2.5 सन के बराबर हो जाए तो वो स्टार कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और ब्लैक होल पर आपको टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। अगर आप ब्लैक होल के इतना करीब हैं कि आप उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम बहुत स्लो गुजरेगा। ब्लैक होल पर गुजरा हुआ 1 घंटा जमीन के कई हजारों सालों के बराबर हो सकता है। वहीं जैसे जैसे आप इसके और करीब जाएंगे टाइम और स्लो होता जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे तो टाइम एकदम रुक जाएगा, लेकिन स्पेसशिप में आप टाइम को वैसा ही फील करोगे। लेकिन बाहर वाला कोई आपको देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप खला में रुके हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचे हैं और जमीन पर बैठा आपका दोस्त आपको एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप इवेंट होराइजन पर रुक गए हैं, आगे नहीं जा रहे। आप इवेंट होराइजन के पास 1 घंटा गुजारते हो लेकिन आपके दोस्त के हजारों साल गुजर जाएंगे। आपने लाइट की 99% स्पीड से सफर किया। इस रफ्तार से आपको उस ब्लैक होल तक पहुंचने में 1.5 साल लग गए। 1 घंटा आपने वहां गुजारा और उसके बाद 1.5 साल आपको वापस आने में लगे। इस हिसाब से आपकी उम्र 3 साल और 1 घंटा बढ़ी, लेकिन जमीन पर 1000 साल गुजर गए। आप जब वापस आए तो आपने सोचा होगा कि मैं 2025 में निकला था और 2028 में वापस आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर आए तो सब कुछ चेंज हो चुका होगा और आपको अलग ही जमीन दिखाई दे रही थी। और जब आपने टाइम पूछा तो किसी ने बताया कि साल 3025 चल रहा है। आपने सोचा होगा कि लाइट की स्पीड से जाने और आने में 20 साल गुजरे होंगे, लेकिन ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारने में 1000 साल गुजर जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्रेविटी से टाइम पर कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। टाइम डायलेशन इतना ज्यादा खतरनाक है, ये सब चीजें फर्ज की जा सकती हैं। ना कभी हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और ना ही हम किसी ब्लैक होल के पास जा सकते हैं। जब आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींचकर निकल लेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या हुआ है, जिसे हम टाइम डायलेशन के इफेक्ट को कभी नहीं देख पाएंगे। ये तब भी पॉसिबल होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बाद यानी अर्ली सोलर सिस्टम को लेकर साइंसदानों ने कई मॉडल्स बनाए, जिनमें मिनिमम मार्स सोलर नेबुला और कई दूसरे मॉडल शामिल हैं। इन सभी मॉडल में एक चीज का जिक्र बहुत ज्यादा दिखाई देता है, वो ये है कि इन मॉडल के मुताबिक सोलर सिस्टम में मौजूद सभी गैस और डस्ट के सियारे सेम ग्रोथ मॉडल को फॉलो करते हैं। इन मॉडल के हिसाब से उस वक्त सोलर सिस्टम में जितने भी आउटर सियारे थे, सूरज से दूर होने की वजह से इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता था, जिसकी वजह से इनके गिर्द लाइट गैसेस के मॉलिक्यूल्स अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड काफी तेजी के साथ जमा होने लगी, जिसकी वजह से साइंसदान के मुताबिक इनका मास और साइज भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा बढ़ गई और इनका साइज मजीद बढ़ गया। जैसे जुपिटर की ही बात कर लेते हैं। जुपिटर इनर सियारों की निस्बत सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से सबसे पहले लगातार गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके पास जमा होने लगे। फिर बाद में जुपिटर से भी ज्यादा दूरी पर नए सियारों की फॉर्मेशन होने लगी, जिसकी वजह से जुपिटर की मास स्पीड ग्रोथ कम हो गई।
क्योंकि आउटर सोलर सिस्टम में नए सितारे बनने की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद मैटर कम होने लगा और एक टाइम के बाद सभी सितारों की ग्रोथ रुक गई। साथ ही जुपिटर की ग्रोथ भी रुक गई, जिसकी वजह से जुपिटर एक फेल्ड स्टार बन गया। अब जो सितारे सूरज के पास मौजूद थे वहां पर गैस इतनी ज्यादा जमा ना हो सकी। साइंसदान के मुताबिक जो सितारा हमारे सूरज से जितना ज्यादा करीब रहा वो उतना ज्यादा सॉलिड और साइज में छोटा रहा और जैसे जैसे सितारों का डिस्टेंस सूरज से बढ़ता गया तो जुपिटर तक उनका साइज भी बढ़ता गया, क्योंकि जुपिटर के पास सितारों का साइज कम होता गया और जुपिटर की फॉर्मेशन के बाद सोलर सिस्टम में मैटर कम रह गया था, जिसकी वजह से उनका साइज जुपिटर से ज्यादा ना हो सका। इस मॉडल में एक प्रॉब्लम है। अगर आप नासा के इस डेटा को देखें तो जुपिटर के पास सभी सितारों के रेडियस में कमी देखी जा सकती है, वहीं मरकरी से जुपिटर तक सभी सितारों में इजाफा देखा जा सकता है सिवाय मार्स के, क्योंकि मार्स का साइज ना सिर्फ जमीन बल्कि वीनस से भी छोटा है। जब मार्स को स्टडी किया जा रहा था तो ये पता चला कि आज से 3.9 अरब साल पहले मार्स के साथ साथ सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से में मौजूद सभी सितारों पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, जिसे दी लेट हैवी बम्बार्डमेंट का नाम दिया गया। इन एस्टेरॉयड से बनने वाले क्रेटर्स को आज भी देखा जा सकता है। साइंसदान के मुताबिक इन एस्टेरॉयड की बारिश की कोई खास वजह हो सकती है। उनके मुताबिक आज तक हमारे सोलर सिस्टम में कोई खास चेंजिंग नहीं आई, जिसका मतलब अगर ऐसा किसी रेगुलर प्रोसेस की वजह से होता तो दोबारा से भी एस्टेरॉयड की बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बात में नहीं हुआ। आखिर आज से 3.9 अरब साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे एस्टेरॉयड की बहुत तेज बारिश हुई? इसके बारे में साइंसदान स्टडी कर रहे थे। फिर एक दिन नासा के 2 साइंसदान सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को देख रहे थे। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जुपिटर और मार्स के बीच में इतना ज्यादा गैप क्यों है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इन दोनों सितारों के दरमियान एक और सितारा आसानी से आ सकता है। इस चीज को लेकर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माजी में यहाँ कुछ सितारा हुआ करता हो जो अब खत्म हो चुका हो। इस चीज के बारे में जानने के लिए उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर सिमुलेशन में उन्होंने 4 की जगह 5 सितारों को डाला, जिनमें 5वां सितारा मार्स और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच सूरज से 1.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर रखा गया। अलग अलग वेरिएशंस को ट्राई करते हुए नासा के साइंसदान एक ऐसे मॉडल तक पहुंच गए जिसमें 5वां सितारा सोलर सिस्टम के इनर सितारे और बाकी सितारों के साथ एग्जिस्ट कर पा रहा था और इस 5वें सितारे का नाम रखा गया प्लैनेट पी। ये प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा था। साइंसदान के मुताबिक यहाँ भी एक दिक्कत थी। ये सितारा कुछ सालों तक तो सही से रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ मिलियन सालों बाद इसका ऑर्बिट अनस्टेबल होके या तो इस सितारे को इनर सोलर सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा था या फिर इसे सोलर सिस्टम से बाहर फेंक रहा था, जिसकी वजह बन रही थी सोलर सिस्टम के इनर सितारे। 2007 में 96 सिमुलेशन के रिजल्ट्स को पब्लिक किया गया। इन सभी सिमुलेशन में एक चीज कॉमन थी कि 600 मिलियन सालों के बाद सोलर सिस्टम के इनर सितारों की ग्रेविटी की वजह से 5वें सितारे का ऑर्बिट अनस्टेबल होने लगा और सिमुलेशन के मुताबिक ये सितारा इनर सितारों की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से अगले मिलियन सालों में सूरज से दूर जाते हुए दिखाई देता है और इसका ऑर्बिट एक्सेंट्रिक बनता गया, यानी इसका ऑर्बिट अंडे की शेप जैसा होने लगा, जिसकी वजह से सिमुलेशन में ये सितारा आज से 3.8 अरब साल पहले किसी चीज से टकराता हुआ दिखाई दिया। सिमुलेशन में इसकी 3 पॉसिबिलिटीज सामने आई। पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्लैनेट पी सूरज से दूर होते हुए एस्टेरॉयड बेल्ट में चला गया और वहां पर काफी सारे एस्टेरॉयड इनर सोलर सिस्टम की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक आज से 3.8 अरब साल पहले इनर सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, जिनके सबूत इम्पैक्ट क्रेटर की शक्ल में आज भी हमें दिखाई देते हैं। साइंसदान के मुताबिक एस्टेरॉयड बेल्ट में जाने के बाद उस सितारे का ऑर्बिट डिस्टर्ब हो गया होगा, जिसके बाद साइंसदान के मुताबिक हो सकता है वो एक ड्वार्फ सितारा बन गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी के मुताबिक प्लैनेट बी एस्टेरॉयड बेल्ट में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड्स इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हुए, लेकिन इस बार सिमुलेशन में ये सितारा सोलर सिस्टम में बाहर जाने की बजाय सूरज की तरफ जाने लगा और सूरज से टकराकर खत्म हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी के मुताबिक आज से 3.8 मिलियन साल पहले मार्स जमीन से भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन तब ही प्लैनेट पी का ऑर्बिट अनस्टेबल हुआ और वो मार्स से टकरा गया, जिसकी वजह से मार्स का काफी हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और इसके टुकड़े इनर सोलर सिस्टम के बाकी सितारों पर आकर गिर जाते हैं, जिनके
सबूत को आज भी हम चांद पर और बाकी सियारों पर देख सकते हैं। अगर सच में ये सियारा मार्स से टकराया था तो इसका सबूत हमें मिलना चाहिए था। जब साइंसदान मार्स के मैसिव क्रेटर्स को स्टडी कर रहे थे तो उनका ध्यान गया मार्स की बोरेलिस बेसिन पर। मार्स पर यह बेसिन किसी और तरीके से भी बन सकता है। ये बेसिन मार्स के 40% हिस्से पर फैला हुआ है। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये बेसिन भी उस सियारे की टक्कर की वजह से बना हो। यानी थर्ड पॉसिबिलिटी से ये चीज साबित होती है कि मार्स जमीन की निस्बत सूरज से दूर था और इसका साइज जमीन से बड़ा था। उसके पास एक और सियारा मौजूद था, वो मार्स से टकरा गया जिससे मार्स का साइज छोटा हो गया। ये साइंसदान की तरफ से एक थ्योरी है। हकीकत क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कायनात में जो चीज भी होती है वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। साइंसदान के मुताबिक जिन एस्ट्रॉइड से पानी जमीन पर आया था वो एस्ट्रॉइड्स उसी सियारे के टुकड़े हो सकते हैं जिस पर हो सकता है पानी मौजूद हो। अब हकीकत क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।